गुड मॉर्निंग। संडे की सुबह को कितने लोग लाइव आते हैं ये अभी देखना होगा, लेकिन संडे की सुबह को हमने ये रिस्क लिया कि संडे को हम करते हैं, क्योंकि आज मैं जिनके साथ बात करने वाला हूं वो चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। और चुनाव के समय मैं छात्र नेता रहा हूं, छात्र राजनीति के चुनाव में मैं समझ चुका हूं कि आपके पास दोपहर का समय, शाम का समय कितना महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए हम आज स्वागत करते हैं आनंद प्रियदेव का। बिहार के गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। और आनंद की बहुत सारी खूबियां हैं। आनंद जब इस चुनाव मैदान में उतरे हैं तो ये सिर्फ एक राजनीतिक तौर पे इनको ना देखें। आनंद ने एमबीए किया है मार्केटिंग में। इसके बाद इन्होंने एयरटेल में नौकरी की और कॉर्पोरेट में काफी अच्छे लेवल पे रहे। वहां से आनंद को लगा कि इनको कुछ और करना चाहिए, तो आनंद ने ह्यूमन राइट्स में स्टडीज की, इटली गए। उसके बाद इन्होंने सोशियोलॉजी में डिग्री ली है, सोशल साइंस के अंदर इन्होंने काम किया, एमएससी किया। तो इस तरह की कई सारी डिग्रीज लेने के बाद आनंद जो है, इन्होंने पूरी लाइन ही चेंज कर दी। आनंद जो है इसमें चले, एनजीओ लाइन में चले गए। और उसके बाद इन्होंने समाज सेवा में काम करना, समाज सेवा के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। काफी लोगों से इनकी मुलाकातें, मैंने इनका काफी सारा काम देखा है जहां पे कि गरीब तबके के साथ काम करते रहे। और उसके बाद अब ये नौकरी छोड़ के राजनीति में आ गए। तो ये थोड़ा सा मुझे अचरज हुआ, लेकिन ये पूरी तरह अचरज नहीं है। लेकिन वो अचरज क्यों हुआ और क्यों नहीं, इसके बारे में बाद में बात करूंगा। उससे पहले जो सबसे जरूरी चीज है, जो मैंने आनंद के बारे में नहीं बताया, जो सबसे स्पेशल बात है आनंद की, जो इनको बहुत खास बनाती है, वो ये है कि आनंद मेरे क्लासमेट रहे हुए हैं, हम लोग साथ में पढ़े हुए हैं। तो ये आनंद को और भी ज्यादा स्पेशल बनाता है। तो आनंद, स्वागत है आपका। धन्यवाद नवीन जी। और मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। मैं तो भूल भी चुका था कि अच्छा मैंने इतनी सारी डिग्रियां ली हैं। तो हाँ, ये सच्चाई है कि मैंने, नवीन हमारा क्लासमेट था, हम लोगों ने साथ में एमबीए किया। वो 2 साल जो हमने वो लम्हे जो हमने साथ गुजारा, वो आज भी बहुत करीब है, हम लोगों के दिल के करीब है। और नवीन उस समय भी बहुत अच्छी हिंदी लिखते थे और बोलते थे, और मैं उन्हें एडमायर करता था। मैं कह सकता हूँ आई वाज अ सीक्रेट एडमायर, क्योंकि वो क्लासमेट थे। तो मैंने कभी उस समय नहीं बोला, बट नाउ आई शुड डेफिनेटली कन्फेस दैट आई रियली एडमायर्ड नवीन, द वे ही यूज्ड टू स्पीक एलोक्वेंटली हिंदी एंड ऑल द थिंग्स, सो इट वाज रियली ग्रेट। और हाँ, मैं अभी बिहार में जो 2020 में असेंबली का चुनाव होने जा रहा है, उसमें नवादा एक जिला है और वहां एक विधानसभा है गोविंदपुर। वहां से मैं राजनीतिक चेतना दल पार्टी की तरफ से इस बार चुनावी दंगल में हूँ। ये पार्टी हमारे पिताजी ने बनाई है, और ये अब इसे भारत निर्वाचन आयोग से मान्यता भी मिल गई है, और हमारा निशान है टॉर्च छाप। तो आनंद, पार्टी के बारे में सवाल है, लेकिन उससे पहले मुझे ये जानना है कि आपका वैसे राजनीतिक परिवार से संबंध रहा है, ये ठीक है, लेकिन आपने जो डायरेक्शन शुरू में ली थी वो डायरेक्शन पूरी तरह से अलग था। एमबीए करने जब आ गए, उसके बाद आप प्रॉपर कॉर्पोरेट में रहे, अलग अलग शहरों में आपने काम किया। फिर ये, एक तो मुझे ये जानना है कि ये जो चेंज आया कि आप उसके बाद ह्यूमन राइट्स, जॉब छोड़ के ह्यूमन राइट्स और सोशियोलॉजी इस एरिया में जाना और फिर राजनीति में आना, तो ये जो है ये प्लान्ड था, या ये कोई कहीं कुछ देख के आपको लगा कि मुझे कोई नई चीज समझनी है और उसके बाद आपने पढ़ाई की फिर राजनीति में आए? तो ये जर्नी जो है, इस तरह की चेंज कैसे हुई है? एग्जैक्टली नवीन, ये एक बहुत लंबी जर्नी रही, एंड बहुत ही डिफरेंट रास्तों से गुजरता हुआ मैं यहाँ पहुंचा। लेकिन कहीं ना कहीं बचपन से ये मेरे दिमाग में था कि मुझे राजनीति करनी है। इसकी वजह यह थी कि मैंने देखा था अपने घर में पिताजी को राजनीति करते हुए। एंड माय फादर इज एन एडुकेटेड पॉलिटिशियन। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में ऑनर्स किया, पीएचडी की, और वो बिहार के उच्च शिक्षा मंत्री भी बने। मेरे पिताजी, आज भी मैं गर्व से कहता हूं कि बिहार के इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बगैर घूसखोरी, बगैर कमीशन खोरी के काम किया, और आज उन पर एक मच्छर मारने का भी केस नहीं है। नहीं तो ये बिहार का दुर्भाग्य है कि कुछ नेता जेल में रहते हैं, कुछ बेल में रहते हैं, उनका कोर्ट आना जाना जो संबंध है लगा रहता है, मगर मेरे पिताजी के दामन पर ये दाग नहीं है। उन्होंने काजल की कोठरी में भी रहते हुए अपने दामन को पाक साफ रखा। तो प्रेरणा मुझे घर से मिली। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गया, तो वहां पर भी छात्र राजनीति से जुड़ा रहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में डूसो का चुनाव होता है, वहां पर भी एक्टिवली मैंने पार्टिसिपेट किया। फिर एमबीए किया, और उस समय था कि चलो नौकरी कर लेते हैं, कुछ दिन अनुभव ले लेते हैं कॉर्पोरेट का भी, कि कैसे कॉर्पोरेट में चीजें बदलती है, कैसे चीजें मूव होती हैं। बट मेरा एम एंड ऑब्जेक्टिव हमेशा सेट था कि मुझे राजनीति करनी है।
मैंने एमबीए करने के बाद मेरी जर्नी रही, मैंने काफी अच्छी कंपनीज में जॉब किया, मैंने एयरटेल में काफी लंबा समय बिताया, फिर मैंने पेप्सिको में भी अपनी नौकरी की। उसके बाद 2009 में मैंने रिजाइन कर दिया फाइनली एयरटेल से। मुझे लगा कि चलो जो अनुभव लेना था एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड का वो हो गया, अब मुझे पढ़ाई करनी चाहिए थी। तब फिर वहां मैं इंग्लैंड गया, वहां से मैंने सोशियोलॉजी में एमएससी किया, और तब फिर मुझे स्कॉलरशिप मिल गया, मैं इटली चला गया, वहां से मैंने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन में मैंने सेकंड मास्टर्स किया। तो ये सारी चीजें जो मैं कर रहा था कहीं ना कहीं समाज को और अच्छी तरीके से समझने के लिए कर रहा था। मैंने सोशियोलॉजी की पढ़ाई इसलिए किया कि मैं सोसाइटी को समझूं, बड़े बड़े दार्शनिक प्लेटो ने जो कहा है उसे समझूं। उसके बाद फिर जब मुझे स्कॉलरशिप मिला तो मैं इटली चला गया, वहां मैंने ह्यूमन राइट्स की पढ़ाई की, और वहां के बाद फिर मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटर्नशिप किया, जॉब की, और अब मैं, जैसा कि आपने बताया कि मैं एनजीओ सेक्टर में आ गया। मुझे लगा कि राजनीति में जाने से पहले कुछ समाज सेवा भी करना चाहिए। देश में जो पॉलिसीज बनती हैं, वो ईएफए हो, एजुकेशन फॉर ऑल हो, या मिड डे मील्स की पॉलिसीज बनती हो, या इकोनॉमिक पॉलिसीज जो बनती हैं, उसे मैंने समझने की कोशिश की। और मेरा सब्जेक्ट भी यूके में, इंग्लैंड में यही था, मास्टर्स इन सोशल पॉलिसी, दैट हाउ ऑल द पॉलिसीज आर फॉर्म्ड ऑन इंटरनेशनल गवर्नमेंट लेवल। तो मैंने वो सारी चीजें की। एनजीओ भी मैंने अमेरिका के कई बड़े बड़े संस्थानों के साथ काम किया। मैंने मेडिक मोबाइल में काम किया, इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में था। उसके बाद फिर मैंने ग्रामीण फाउंडेशन में भी काम किया, और अभी मैंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि आप लाभ के पद पे रहते हुए नौकरी नहीं कर सकते। तो इस तरीके से मेरा करियर रहा। लेकिन आप देखेंगे उतार चढ़ाव आता गया, एमबीए, एमएससी, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, एनजीओ, जिनेवा, दुनिया के 70 देशों का भ्रमण करने का मुझे मौका मिला। फोटोग्राफी का मुझे शौक है, कुछ मेरे पिक्चर्स इंटरनेशनल जर्नल्स में भी पब्लिश हुए। लेकिन मेरी जो लक्ष्य थी, आंखें जो थी अर्जुन की आंखों की तरह लक्ष्य पर हमेशा सधी हुई थी। और अब मैं फाइनली बिहार आ गया हूं, और बिहार की राजनीति को भी एक नई दिशा और दशा देना चाहता हूं। क्योंकि मुझे, मेरा मानना है, जो प्लेटो ने कहा और जो मैंने पढ़ा, उन्होंने एक जगह कोट किया है अपनी बुक रिपब्लिक में, वो कहते हैं, until philosophers are the kings or the princes and of this world have the spirit and power of philosophy, and political greatness and wisdom meet in one, and those commoner natures who pursue either to the exclusion of the other are compelled to stand aside. Cities will never have rest from the evils. अर्थात राजनीति पढ़े लिखे लोगों को करनी चाहिए, राजनीति फिलोसफर्स को करनी चाहिए। किंग्स जो होते हैं, जो विधायक हैं, जो एमपी हैं, उनमें गुरु का भी दिल होना चाहिए और दिमाग फिलोसफर का होना चाहिए। और मैंने इतनी पढ़ाई इसलिए की कि मुझे एक समझ होनी चाहिए कि राजनीति शास्त्र जिसे कहते हैं वो आखिर है क्या, वो आया क्यों, उसका उत्थान क्यों हुआ, उसका इंसेप्शन क्या हुआ। तो ये सारी चीजें समझने के बाद आज मैं राजनीति में आया हूं। नवीन जी, जो एजुकेशन वाला, ये बहुत बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में होने चाहिए। और यहाँ पे हमारे देश में जो एक बहुत ही नेगेटिव होता है, जो पढ़ा लिखा है वो राजनीति नहीं करने के लिए पढ़ता। तो आप पहले आदमी जो मुझे मिल रहे हैं जो पढ़े हैं, ताकि आप राजनीति कर सके। और इससे जुड़ा एक क्वेश्चन गौरव मिश्रा ने पूछा कि सुशिक्षित उम्मीदवार हर बार आते हैं लेकिन जीत नहीं पाते। तो ये जो है बात काफी हद तक हमारे देश में सही है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं कि आप इतना पढ़ के आए हैं, और चूंकि आपका राजनीतिक अनुभव भी है पारिवारिक रूप से, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि हाँ, पढ़े लिखे कैंडिडेट्स को किस तरह से राजनीति में आना चाहिए? मैं गौरव जी के सवाल का सही में स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से फील्ड में हूं, मैदान में हूं, चुनावी मैदान में, और अब तो रणभेरी बच चुकी है, चुनावी दंगल में पूरी तरीके से हूं। मुझे भी 6 महीने लग गए, 1 साल लग गया अपने मतदाताओं को ये समझाने में कि क्यों राजनीति एक पढ़े लिखे व्यक्ति को करनी चाहिए, क्यों राजनीति एक समझदार ईमानदार व्यक्ति को करनी चाहिए। और लोगों ने इस बात को समझा। मैंने उनसे पूछा कि जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आप कहाँ जाते हैं? लोगों ने बताया डॉक्टर के पास। मैंने पूछा क्या आप कभी ये देखते हैं कि उसका जात क्या है? क्या आप कभी देखते हैं कि वो किस समाज से आता है? आप हमेशा ये देखते हैं कि वो डॉक्टर कितना पढ़ा लिखा है, वेदर ही इज एन इंटेलेक्चुअल, एजुकेटेड एंड हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर। तो जो समाज के रोग को दूर करेगा, जो हमारे समाज को ऊंचाइयों की तरफ ले जाता है, वहां पर आप क्यों नहीं देखते कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, उसमें विल एंड स्किल है कि नहीं, कि वो अपने समाज को एक नई दिशा और दशा दे सकता है। तो मुझे लगता है कि राजनीति तो पढ़े लिखों की ही जगह है,
और मैंने तो अपने घर में देखा, मेरी माताजी हिंदी की प्रोफेसर है, मेरे पिताजी इंग्लिश के प्रोफेसर है, और मैंने देखा कि जब वो पढ़कर आए तो 5 सालों का जो उनका अनुभव रहा, उस 5 सालों को नवादा के लिए उन्होंने यादगार बना दिया। उन्होंने इतना काम किया कि वो आज भी गोविंदपुर के लोग ये कहते हैं कि ऐसा कोई गांव नहीं जहां प्रोफेसर केवी का काम नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि शिक्षित अगर लोग आएंगे तो जरूर राजनीति बदलेगा। हाँ, मुश्किलें होती है, क्योंकि मैं एक वजह बताता हूं। बचपन से लोग ये सपना देखते हैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, मगर कोई ये सपना नहीं देखता कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, मुझे पॉलिटिशियन बनना है। इसीलिए लोग पढ़ाई नहीं करते हैं पॉलिटिक्स में, इसीलिए लोग उसमें आने वाली समस्याओं के लिए तैयार नहीं रहते। उन्हें वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आदत होती है कि मर्सिडीज बेंज में घूमना है और एसी के घर में रहना है, तो उन्हें थोड़ी परेशानियों के लिए भी तैयार रहना होगा। ये राजनीति, ये कांटों की सेज है, यहाँ पर अगर आप चलने के लिए तैयार हैं तो मुझे लगता है कि जनता आपको साथ देगी। और किसी शायर ने कहा है कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो आप चलें तो दोस्त, कोशिश तो करें, आपको आपके लोग जरूर साथ देंगे। बहुत ही अच्छी बात है, तो शेर सुन के मजा आ गया। और ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही आनंद, की पढ़े लिखे लोगों को ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी की कंडीशनिंग का इशू है। मैं जब अपनी किताब के प्रमोशन के लिए कई जगह जाता था तो वहां भी ये सवाल अक्सर आता था कि पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं आते। और मुझे लगता है कि यही कहीं ना कहीं हम इसी के आसपास नहीं बात करते थे कि कंडीशनिंग जो है हमने हमारे लोगों की एक पर्टिकुलर, बच्चों की एक पर्टिकुलर कैरियर की तरफ की है। हमने उनको ये नहीं कभी सिखाया, अगर हम एक पर्टिकुलर कैरियर की जगह उनको ये सिखाएं कि आप पढ़िए और सोसाइटी के लिए कुछ करिए। और जब सोसाइटी के लिए कुछ करने की बात आती है तो आप डॉक्टर बन के भी कर सकते हैं, आप आईएएस बन के भी कर सकते हैं, और आप एक राजनेता बन के भी कर सकते हैं। तो हमने उनको कभी भी इस तरीके से नहीं दिखाया, और राजनीति को शायद हमेशा हम नेगेटिव रूप में लेते रहे। दूसरी जो दिक्कत मुझे एक बड़ी दिखती है कि हम जो जनता है, पहले कहते थे यथा राजा तथा प्रजा, अब उल्टा हो गया है। अगर हम खुद ही ये सोचते हैं कि अरे ये तो पढ़ा लिखा आदमी, एक बहुत कॉमन सा हो जाता है एक परसेप्शन कि अरे यार ये तो पढ़ा लिखा आदमी है, ये इससे नहीं हो पाएगा, इसको छोड़ दो, इससे नहीं हो पाएगा। ये हम परसेप्शन मान के चल रहे थे, फिर कैसे होगा, आप उसको वोट नहीं देंगे। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आनंद ने बहुत सही बात कही कि अगर आपको वाकई लगता है कि एक कैंडिडेट आपके यहाँ ऐसा है जो कि शायद नहीं जीत सके लेकिन बहुत कैपेबल है, आप उसको वोट दीजिए। हो सकता है उसको 10 ही वोट मिले, अगली बार उसको वोट ज्यादा मिलेंगे, कम से कम एक बार वो टक्कर तो देना शुरू करें कि हाँ ये पढ़े लिखे लोग हैं और ये भी राजनीति में आके काम कर सकते हैं। क्योंकि आप आनंद की ये बात अगर आप सुने, इतनी उन्होंने स्टडी की है, सिर्फ ये चीजें तो ये ग्राउंड पे वैसे भी घूम के कर सकते थे, ऐसा संभव बड़ा आराम से सारे नेता वही कर रहे हैं, लेकिन आनंद उस चीज को थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली दोनों तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद ग्राउंड पे उतरते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा आनंद, एक क्वेश्चन अब मेरा है आपकी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जो आप बता रहे थे। आपके पापा मिनिस्टर रहे, आप लोग का राजनीतिक रूप से जो जिस तरह का क्लाउड है, आप चाहते तो किसी और पार्टी के साथ भी जुड़ सकते थे, आरजेडी के साथ चले जाते, जेडीयू के साथ बात कर सकते थे। अब तो पुष्पम प्रिया भी हैं, वो भी टिकट दे रही हैं, लेकिन आपने एक अलग पार्टी क्रिएट की है राजनीतिक चेतना दल के नाम से। तो ये अलग पार्टी फ्लोट करने का आइडिया क्या है? मुझे अगर राजनीति जो समझ में आती है, मुझे लगता है एकदम से अलग पार्टी क्रिएट करना बहुत टेढ़ा काम है। इसकी जगह आप किसी एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े। वैसा ही है जैसा हम कॉर्पोरेट में कहते हैं कि यार किसी स्टार्टअप से जुड़ोगे तो हो सकता है आगे जाओ, हो सकता है रह जाओ, और एस्टेब्लिश के साथ जाओ तो एक स्मूथ चलेगा। तो आपका थॉट प्रोसेस क्या था इसके पीछे कि हम एक अलग पार्टी बनाए? आपने एकदम सही सवाल पूछा नवीन जी। आई मीन आज की राजनीति में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया की अगर मैं बात करता हूं तो हर जगह 2 पार्टी सिस्टम बनता जा रहा है। और हमारे देश में भी अगर देखेंगे तो अभी 2 पार्टी सिस्टम तो नहीं, बट 2 अलायंसेज आर देयर, इधर इट इज यूपीए और आपका एनडीए है। आप या तो यूपीए के साथ रहें या एनडीए के साथ रहें। अभी हमारा थर्ड फ्रंट एक समय था जब भारत में एक थर्ड फ्रंट की भी एग्जिस्टेंस होती थी, सीपीआई, सीपीएम एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज वर देयर, बट नाउ दे हैव कंप्लीटली लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी। तो अब भारत में 2 पार्टी सिस्टम है। तो मेरे पास भी ऑप्शन था, या तो मैं एनडीए का दामन थामूं या यूपीए का दामन थामूं। मेरे पास भी कई लोगों के फोन आए, कई लोगों का ऑफर था, कई लोगों ने बोला कि पिताजी आपके राष्ट्रीय जनता दल से थे, जीते थे, मंत्री भी बने थे, क्यों नहीं आप उसे ज्वाइन कर लेते हैं, आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप आएंगे, जीत भी आसानी से हो जाएगी। मैंने उन्हें कहा कि हाँ मुझे पता है जीत आसानी से हो जाएगी, अगर एनडीए को भी मैंने ज्वाइन करा, टिकट मिलता है तो जीत जाता। लेकिन यहाँ विचारधारा की लड़ाई थी नवीन जी।
मैंने जैसा कि आपको बताया कि 70 देशों को घूमने के बाद मैंने कुछ सीखा, मैंने कुछ समझा, मैंने ये समझने की कोशिश की कि क्यों हमारा देश आजादी के 75 साल बाद भी आज इतना पिछड़ा हुआ है, और सिंगापुर 1975 में आजाद हुआ और इतना आगे बढ़ गया। आज आजादी के बाद ही, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ उसी दिन साउथ कोरिया भी आजाद हुआ, और आज वो डेवलप्ड कंट्री है और हम डेवलपिंग कंट्री है। विश्व के जितने मानदंड होते हैं, यूएनडीपी की रिपोर्ट हो, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हो, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट हो, हर इंडेक्स पे भारत क्यों सबसे पिछड़ा हुआ है? तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जितने भी दल हैं वो जाति पाति की बात करते हैं। खास करके अगर मैं बिहार की बात करूंगा, तो अगर आप जात की राजनीति नहीं करते हैं तो आप वहां पे राजनीति नहीं कर सकते हैं। ये माना जाता है कि बीजेपी जो है वो फॉरवर्ड की पार्टी है, जनता दल यू, आरजेडी जो है वो बैकवर्ड्स की पार्टी है। ये मानकर चला जाता है कि पासवान जी को लोग पासवान सपोर्ट करेंगे, मांझी जी को मांझी के लोग सपोर्ट करेंगे, लालू यादव जी की पार्टी को यादव सपोर्ट करेंगे। मुझे लगा कहीं ना कहीं एक दल और एक व्यक्ति की आवश्यकता है जो समाज की बात करे। जो जब लोग कहते हैं देयर शुड बी एग्जिस्टेंस ऑफ इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, जब मैं कहता हूं इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, तब फिर वहां कास्ट, क्रीड और रिलीजन की बात नहीं कर सकते हैं। वहां आपको सबको लेकर चलना होगा। मोदी जी ने तो कहा सबका साथ सबका विश्वास, लेकिन क्या ऐसा है कि बिहार में सबका साथ है? नीतीश जी भी दलित कैटेगरी को उन्होंने एक और महादलित बनाने का काम किया। ऐसा क्यों? वो केवल इसलिए उन्होंने महादलित क्रिएट करा कि उनका एक वोट बैंक हो जाए। अभी पिछले 6 महीने से मैं घूम रहा हूं बिहार में, मुझे ऐसा लगा कि ये एक नया सेगमेंट जो उन्होंने महादलित क्रिएट कर दिया, इसकी बजाय उन्होंने अगर दलित के मोहल्ले में अच्छे अच्छे विश्व स्तरीय स्कूल और कॉलेज बना दिया होता तो कहीं हमारा बिहार ज्यादा विकास कर गया होता। तो बिहार में पूरी तरीके से जो राजनीति है वो जात के इर्द गिर्द घूमती है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मेरा नाम आनंद प्रिय देव है। मेरे पिताजी की ये सोच थी आज नहीं 40 साल पहले कि जाति प्रथा जो है वो टूटनी चाहिए, इसलिए उन्होंने मुझे एक नाम दिया जिससे मेरे किसी भी जाति का पता नहीं चलता कि मैं किस जात का हूं। बिहार में देव टाइटल नहीं चलता है नवीन जी, आपको इन सारी चीजों का अच्छी तरीके से पता है। लेकिन उन्होंने मुझे आनंद प्रिय देव, मेरे छोटे भाई को अभिनय प्रिय देव, और मेरी जो बहन आज यूएस में जॉब करती है उन्हें शालिनी सोनी का नाम दिया, क्योंकि उनका मानना था कि आप किसी न किसी जाति में तो पैदा लेंगे, लेकिन व्यक्ति महान अपने कर्म से होता है। बाबा साहेब अंबेडकर को लोग इसलिए जानते हैं कि उन्होंने संविधान की रचना की थी, ना कि इसलिए जानते हैं कि वो किसी खास वर्ग में पैदा लिए थे। तो यही हमारी लड़ाई और यही हमारी विचारधारा है कि हो सकता है मुश्किलें आएंगी, एक्सेप्टेबिलिटी तुरंत से नहीं आएगी बिहार में, लेकिन आज नहीं तो कल हम सरकार जरूर बनाएंगे। और पूरे समाज को लेकर जो चल सकता है व्यक्ति, आज उसकी जरूरत है बिहार में। आज हमारा बिहार इतना क्यों पिछड़ गया? हर पैमाने पे जितने भी इंडेक्स हैं, अगर गरीबी की बात हो सॉरी तो भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो तो सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। अगर जाति पता की बात हो तो सबसे ज्यादा वहां पर है। अगर ऑनर किलिंग की बात हो तो वो बिहार। तो हर पैमाने पर बिहार पिछड़ता चला गया और हमने केवल जाति की बात की। तो हमने जो राजनीतिक चेतना दल बनाया, उसको बनाने का केवल एक मकसद है कि ये पूरी समाज की लड़ाई लड़ेगा, पूरी समाज की बात करेगा और उत्तम बिहार, उन्नत बिहार बनाने का हमारा अपना सपना है। उत्तम बिहार, उन्नत बिहार, ये एक स्टेट को लेके ये बड़ा डिफरेंट सा आपने कहा, क्योंकि नॉर्मली वो हमेशा होता है कि शुरुआत होती है स्टेट से लेकिन कास्ट की तरफ जाते हैं। ये आपने बहुत अच्छी चीज कही, क्योंकि हाँ, मुझे भी अभी तक नहीं पता था कि आप किस कास्ट से आते हैं। खैर दोस्तों में ये चीज आपको जानने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, भले हम बिहार से हैं तो हमने कभी जानने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये और ये एक इम्पैक्ट होता है क्योंकि इनके पिताजी प्रोफेसर हैं, ये पढ़े लिखे परिवार से होने का ये प्रभाव होता है। आनंद, यहाँ पे एक मित्र है मेरी, एकता सिन्हा, जो कि पत्रकार भी हैं, उनका एक क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है हम चुनाव से पहले राजद जदयू को जनता कोसती है पर वोट भी उन्हें ही देके आती है। पढ़े लिखे युवा उम्मीदवारों पर विश्वास नहीं बना पाते, एक चांस देने की जगह जनता खुद उनका मजाक उड़ा देती है, ये कहकर कि आ तो गए हो पर टिकोगे नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा। जबकि बिहार की युवा पीढ़ी को बदलाव की पहल करनी चाहिए। तो उनका विश्वास आप कैसे जीतेंगे, वो भी नई पार्टी के साथ? एकता जी, पहले तो धन्यवाद कि आपने अपना संडे में ये बहुमूल्य टाइम निकाला और अपने एक सवाल देकर मेरे भी दिमाग में कुछ सोचने को मजबूर किया। एकदम आपने सही कहा कि लोग कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, जो हमारा एक लेकिन मैं कहता हूं
कि उन्हीं को मैं ये जवाब भी देता हूं कि अपना टाइम आएगा, आज नहीं तो कल टाइम जरूर आएगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मुश्किलें रहेंगी, मगर अगर आपके कदम नहीं डगमगाएंगे तो जनता आपके साथ रहेगी। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल से कई मुद्दों पे मेरा मतभेद है, लेकिन उनकी कई पॉलिसीज पे मेरा मतभेद हो सकता है, मगर उन्होंने भारत की राजनीति को एक नया मानदंड दिया। कम से कम उन्होंने ये दर्शाया कि अगर एक पढ़ा लिखा नेता आता है तो जनता उसे हाथों हाथ उठाने का काम करती है, बशर्ते कि आपकी एक क्रेडिबिलिटी हो, आपकी कैपेबिलिटी हो। लोगों को अगर लगे कि ये इस बंदे में विल एंड स्किल दोनों है तो जनता आपको साथ देती है। अरविंद केजरीवाल ने जो इतिहास बना दिया, मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई नेता उसे तोड़ सकता है कि 70 में 67 सीट और 70 में 62 या 63 सीट वो जीत कर दोबारा भारत का जो दिल है उस दिल पे वो राज करते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिहार की भी जनता, आज बिहार के 12 विधायक दिल्ली से जीते हुए हैं, तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं बिहार की भी जनता दिल्ली में जो चुनाव हुआ उससे प्रेरणा लेंगी और ये नहीं कहेंगी कि तुमसे ना हो पाएगा, बजाय ये कहेंगी कि आनंद तुमसे ही होगा। अगर बिहार में बदलाव होगा तो तुमसे ही होगा। और इस पर मैं एक पंक्ति कहूंगा, मेरे कभी गुरु थे, वो कहते थे कि अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में दम होगा वो जलता रह जाएगा। अरे हम तो दरिया हैं, अपना हुनर पहचानते हैं, जिस ओर भी जाऊंगा रास्ता बन जाएगा मेरे दोस्तों, रास्ता बन जाएगा। मैं ये शायरी इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे पता है जो मेरा इंटरव्यूअर है नवीन चौधरी जी, वो हिंदी के बहुत बड़े स्तंभकार हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखी है, तो मुझे लगता है कि हिंदी की भी कुछ बात होनी चाहिए। तो मैं तो मानता हूं कि मैं तो दरिया हूं, जिस ओर भी जाऊंगा रास्ता बन जाएगा। मुझे तो अपनी जिंदगी में जो रास्ता बनाना था मैंने बना लिया, जितनी पढ़ाई लिखाई दुनिया जितना घूमना था वो मैंने घूम लिया, लेकिन अब मुझे लगता है कि बिहार में भी रास्ता बनाने की आवश्यकता है। और जितने भी पढ़े लिखे नौजवान मुझे सुन पा रहे हैं, मैं चाहता हूं, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो हमारा साथ दें और आने वाले 2020 के चुनाव में एक बहुमूल्य वोट देकर एक बदलाव की राजनीति शुरू करें। आनंद, ये बहुत सही बात तुमने कही कि रास्ता जो बनाने वाली बात है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप वो रास्ता बना पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपकी जर्नी को देखा है कि आप कॉर्पोरेट में आके सोशल सेक्टर में जाना और उसको राजनीति, तो एक जो पूरा सही तरीके से जाना वो आपने किया है। अब रास्ता बनाने की बात से ही एक और बड़ा सवाल और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, अभी जो समय है कोरोना का समय, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया ही इससे त्रस्त है और इसको लेके सभी अपने अपने तरीके से निपट रहे हैं। बिहार को लेके इसमें यहाँ दो सवाल है, एक सवाल मेरा है और एक श्रुति गुप्ता का सवाल है, तो मैं दोनों को एक साथ मर्ज कर रहा हूँ। जब कोरोना का शुरुआत हुई तो नीतीश कुमार काफी मुझे ऐसा लगा कि डिनायल मोड में थे और काफी हद तक ऐसा रहा कि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश अपने उनको जो उनके प्रांत के लोग थे उनको अपनी तरफ ले रहा था, लेकिन बिहार में कहीं ना कहीं कोशिश थी कि वो लोग बिहार ना आए, बाहर चले जाए। तो यहाँ पे स्टेट का भी मुझे वो रोल नहीं लगा। तो मेरा सवाल यहाँ पे यह है कि यार स्टेट ने इसको मैनेज कैसे किया है? मैं दूर से देख रहा हूं तो ये आप वहां ग्राउंड पे स्टेट ने कोरोना कैसे मैनेज किया है? दूसरा श्रुति का सवाल भी इसी में ऐड करते हैं कि इस महामारी और बाढ़ में बिहार के लिए और क्या क्या किया जा सकता है, इसको आप थोड़ा विस्तार से बताइए। ठीक है, तो आपने दो सवाल पूछा, एक आपने पूछा कि कोरोना को बिहार गवर्नमेंट ने कैसे मैनेज किया, और दूसरा जो गुप्ता जी का सवाल है कि बाढ़ और कोरोना के लिए बिहार में और क्या किया जा सकता है। पहले मैं कोरोना पे जवाब देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि बाढ़ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि कोरोना पे बिहार गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। आउटराइटली आई कैन से दे हैव डन नथिंग फॉर बिहार, दे हैव जस्ट डन करप्शन। उन्होंने क्या किया, मैं तो वहां 6 महीने से रहा और उस समय रहा जब कोरोना चरमोत्कर्ष पर था, उस समय रहा जब फर्स्ट लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन, कोरोना 3, कोरोना 4 हो रहा था। वहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया, जितनी भी मौतें हो रही थी उन्हें छुपाने का काम किया, क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाला था। वो ये दिखाना चाहते थे कि बिहार की सरकार ने कोरोना को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है, इसलिए उन्होंने रिपोर्ट को कभी पब्लिश नहीं किया। जो मौतें कोरोना से हुई उन्हें दिखा दिया डायरिया हो गया, हैजा हो गया, मलेरिया हो गया या नॉर्मल टाइफाइड होकर लोगों की मृत्यु हो गई, रिपोर्ट छुपाए गए। मैं तो खुद कोरोना की वजह से, कोरोना से संक्रमित होकर 25 दिन पटना एम्स में रहा और मैंने देखा
कि पटना में, पूरे बिहार में कहीं पर भी कोरोना का इलाज नहीं हो रहा था सिवाय पटना एम्स के। और पटना एम्स में भी इलाज इसलिए हुआ क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। अगर वो हॉस्पिटल भी अगर स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में आता तो वहां पर भी अव्यवस्था होती। तो एम्स को छोड़कर पीएमसीएच हो या नालंदा मेडिकल हो, जो पटना के बड़े बड़े हॉस्पिटल है, वहां पर तो डेड बॉडीज कितनी दिन तक पड़ी रही, उन्हें कोई हटाने वाला नहीं था। वहां पर ना डॉक्टर थे, ना किसी तरह की व्यवस्था थी, उसे कोई देखने वाला नहीं रहा। और अगर मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूं, वहां तो भयंकर भयंकर जिसे कहते हैं भयंकर करप्शन, अव्यवस्था। मैं अपने नवादा के कई क्वारंटीन सेंटर में गया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड दिया था कि जो हमारे माइग्रेंट लेबर्स, जो हमारे भाई बाहर से लौट कर आए हैं, उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। हर क्वारंटीन सेंटर में मुखिया, सरपंच, विधायक ने मिलकर केवल जो पैसे आए थे, जो फंड्स एलोकेट हुए थे कोरोना के नाम पर, उसका बंदरबाट किया और पूरी तरीके से सारे पैसे को, जो जनता का पैसा था, उसको बर्बाद किया गया। तो मैंने तो आंखों से देखा। और लेकिन रिपोर्ट कहीं पर उन्होंने पब्लिश नहीं किया कि कोरोना से कितनी मौतें हुई। उन्होंने हर जगह ये पोजिशनिंग करने की कोशिश की, जो हम लोग एमबीए के दौरान पढ़ते हैं कि हाउ यू पोजिशन योर प्रोडक्ट। So Nitish Kumar was literally trying to position Bihar that look, our government, our health minister has managed corona in such a nice way, and he has outnumbered Maharashtra and other state, but it was completely managed show. मेरे कई डॉक्टर्स फ्रेंड है जो पीएमसीएच में, उन्होंने बताया कि मौतें तो हजारों हो गई मगर बगैर किसी को बताया नहीं गया। तो कोरोना वाज अ कंप्लीट डिजास्टर और नीतीश कुमार इज अ कंप्लीट फेलियर। उनके मंत्री मंगल पांडे जी जो हैं, जब वहां पर लाशें बिछ गई, लोग मरने लगे, तब वो हॉस्पिटल जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। अरे आपने पहले से क्या किया? 15 साल से आपकी गवर्नमेंट है बिहार में, मगर एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं बनाया आपने। तो ये तो पूरा का पूरा बंदरबाट है। अगर आप ये सवाल मंगल पांडे जी से, सुशील कुमार मोदी से या नीतीश कुमार से कहेंगे तो वो अपने 15 साल के कार्यों का कोई रिपोर्ट नहीं देंगे। वो केवल बोलेंगे कि लालू यादव ने कुछ नहीं किया। अरे लालू यादव का शासन गए हुए 15 साल हो गए। Why do you keep on cribbing and crying about the rule that was governed by लालू यादव? आपने क्या किया 15 साल में? आपको ये बताना चाहिए कि हमारी सरकार ने 15 साल में कितने हॉस्पिटल बनाए। तो उनका कोई नहीं, ये खाली केवल उनका ध्यान था कि चुनाव कैसे जीता जाए, इसकी वो तैयारी कर रहे थे। जब लोग मर रहे थे तो नीतीश कुमार जी वर्चुअल रैली कर रहे थे। तो और मैं क्या कह सकता हूं आपको। अब मुझे ध्यान आता है, गुप्ता जी का सवाल था कि बाढ़ को और कैसे अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है। इसमें मैं नवीन आपसे ही एक सवाल करना चाहूंगा कि आपका जहां घर आता है मधुबनी, जो उत्तरी बिहार है, ऐसा नहीं कि ये त्रासदी एक बार आती है। ये जब से हमने होश संभाला है, हर साल बाढ़ आता है वहां पर, हर साल आता है। मगर बिहार गवर्नमेंट का डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है, आज तक इस डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए उन्होंने कोई प्लानिंग ही नहीं की। जब बाढ़ आता है, जो हमारे तरफ एक कहावत कही जाती है कि जब शादी होने वाला है तब आप कोहड़ा रोपने जा रहे हैं, तो जब बाढ़ आता है देन दे स्टार्ट डूइंग प्लानिंग कि कैसे कैसे इस डिजास्टर को मैनेज किया जाए। अरे जब आपको पता है तो क्यों नहीं आपने एक पॉलिसी बनाई? क्यों नहीं वहां पे डैम बनाया जाता है? क्यों नहीं वहां लोगों के लिए ऐसे घर बनाए जाते हैं कि बाढ़ के दौरान अगर वो टूट भी जाए तो दैट कैन बी इजिली रिबिल्ड। जापान में तो हर साल भूकंप आता है, लेकिन लोगों के घर ऐसे बनाए जाते हैं कि वो डिस्ट्रॉय होने के बाद इजिली दे कैन बी रिबिल्ड, दे कैन बी असेंबल्ड। तो वहां किसी तरह की तैयारी नहीं होती है। जब बाढ़ आता है तो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, उनके घर में खुशियां मनाई जाती है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक से जो पैसा आता है, जो भारत सरकार की तरफ से पैसा आता है, वो उसको लूटते हैं, वो बंदरबाट करते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि जब मैदान में कोई जानवर मर जाता है तो उसके ऊपर चील मंडराने लगते हैं। जितने भी वल्चर्स हैं दे स्टार्ट रोमिंग। वही काम हमारे ब्यूरोक्रेट और राजनीतिज्ञ करते हैं। जब वो देखते हैं कि बाढ़ आ गया, वो खुशियां मनाते हैं, उनके घर में दीपावली मनाई जाती है कि चलो अब वो फंड आएगा और उसे हम लूट कर खाएंगे। इसी वजह से हमारे बिहार में न महामारी के लिए कोई व्यवस्था है, न बाढ़ के लिए। उसे जश्न के रूप में देखते हैं। ये वहां इस रूप में नहीं देखा जाता है कि कोई संकट है, ये तो खुशियों का सौगात लेकर आता है। और जब तक ऐसी सरकार रहेगी
जब तक ऐसे नीतीश कुमार जैसे लोगों का सुशासन वहां पे रहेगा, बिहार कभी तरक्की नहीं करेगा। महामारी ऐसे ही चलेगी, अब बाढ़ ऐसे ही आता रहेगा, लोग मरते रहेंगे। तो यहाँ पे आप, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप कौन से कुछ चीजें हैं जिनको कि आप यहाँ पे फोकस करना चाहेंगे ताकि ऐसी किसी भी स्थिति से निपटा जा सके? अगर बात मेरे ही एरिया की करें तो जब भी वो हर साल ऐसा बाढ़ वहां आती है तो हमारा तो कट जाता है, झंझारपुर जो है वो पूरा इधर दरभंगा से कट जाता है, हम उस साइड और ये इस साइड, ऐसा लगता है कि वो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया है और कोई इधर से इधर नहीं आ सकता। तो आनंद, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती तो आप इसमें क्या करना चाहेंगे, किन बेसिक चीजों को चेंज करना चाहेंगे? नवीन जी, जो हमने पार्टी बनाई है राजनीतिक चेतना दल, उसका मैनिफेस्टो भी हमने लॉन्च कर दिया है, और हमने और दलों की तरफ बहुत लंबे लंबे वायदे नहीं किए कि हम ये करेंगे वो करेंगे। मुझे पता है कि हमारी क्या क्षमता है। कहा जाता है कि चादर उतना ही फैलाएं जो आपकी सीमा है। अगर मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करने लगूं कि मैं चाइना बॉर्डर को रिजॉल्व कर दूंगा, वहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो हमने ऐसे कोई सपने अपने लोगों को नहीं दिखाया। हमने केवल 3 बिंदु पर लोगों को बताया कि जिसपे मैं काम करूंगा। वो 3 बिंदु को मैंने ऐसे समराइज किया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड 3 E's। E's इट मीन्स एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड इनहांस्ड फार्मिंग। एजुकेशन की अगर बात करें तो मैं एक राज्य से बिहार की तुलना करना चाहता हूं, और जब शिक्षा की बात होती है तो मैं बोलूं या ना बोलूं, आप समझ जाएंगे कि किस राज्य से मैं तुलना करूंगा। वो केरला है। वहां 99% लोग साक्षर हैं। देश जब आजाद हुआ तब केरला भी तभी आजाद हुआ, और आज बिहार में अभी भी 63% लिटरेसी है। और ये जो लिटरेसी, ये साक्षरता मैं आंखों से देखा हूं, ये तो पेपर की साक्षरता है। जो अभी भी जो लोग केवल नाम लिख पाते हैं उसको बिहार सरकार ने साक्षर मान लिया, जिससे कि कहा जाए कि बिहार में लोग बहुत साक्षर हो गए। अगर ढंग के पढ़े लिखे लोगों की बात की जाए तो 20% और 30% से ज्यादा साक्षर हमारे बिहार में नहीं है। अब मैंने जब शिक्षा की बात की तो मैं ये बोलता हूं कि कैसे शिक्षा, मैं उत्तम शिक्षा की बात करूंगा, जिसे इंग्लिश में क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, देयर आर 30 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दैट हैज बीन डिजाइन्ड बाय यूनाइटेड नेशन। तो वो भी शिक्षा की बात करता है, मगर वो उत्तम शिक्षा की बात करता है। तो उत्तम शिक्षा, उसकी का मतलब क्या हुआ? शिक्षा तो नीतीश कुमार जी ने भी दिया। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे ऐसे शिक्षकों की बहाली कर दी है नवीन जी, जिसे जनवरी फरवरी भी नहीं लिखना आता, जिसे संडे मंडे भी नहीं लिखना आता, उन्हें उन्होंने वोट बैंक की राजनीति की वजह से शिक्षक बना दिया। तो मैंने तो अपने चुनावी नारों में कहा है कि जब मेरी सरकार आएगी, ऐसे सारे शिक्षकों को जिन्होंने नीतीश कुमार जी ने बहाल किया है, उनका फिर से एग्जाम लिया जाएगा, और अगर वो एग्जाम में पास हो जाते हैं तो उन्हें रखा जाएगा, अदरवाइज बचे हुए जो फेल होते हैं उन्हें निकाल दिया जाएगा। और जो नौजवान, जो बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उन्हें नौकरी दी जाएगी, उन्हें शिक्षक बनाया जाएगा। तो ऐसे शिक्षा की मैं व्यवस्था करूंगा, ऐसे शिक्षा की बात करूंगा। जब मैंने शुरू में, आपने बोला कि आपने ह्यूमन राइट्स की भी पढ़ाई की है, सही कहा। ह्यूमन राइट्स में भी कहा गया है कि व्हेन यू टॉक अबाउट क्वालिटी एजुकेशन, इट शुड मैच द पैरामीटर ऑफ 4 A's। 4 A's क्या है? इट शुड बी अडेप्टेबल, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड अवेलेबल। मतलब जो शिक्षा है बच्चों के लिए अफोर्डेबल होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए और अडेप्टेबल होनी चाहिए। कैथरीना थॉमस्की जो थी, उन्होंने ये ज्ञान दिया था, उन्होंने ये दिया था। तो मैंने जो पढ़ा, जो मैंने अनुभव किया, मुझे लगता है कि इस तरह की शिक्षा पे काम करूंगा। दूसरी हमारी प्राथमिकता एम्प्लॉयमेंट की मैंने बात की। मैं आपको एक डेटा बताता हूं, एक मैं डेटा देता हूं कि बिहार में 46% नौजवान ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, 46%। और ये भारत सरकार का डेटा है। जब सरकार ये डेटा दे रही है तो आप समझ सकते हैं कि और भी लोग होंगे जो अनएम्प्लॉयड होंगे, लेकिन उन्होंने दिल पे पत्थर रख के बिहार सरकार ने कम से कम इतना तो स्वीकारा कि 46% लोग बेरोजगार हैं। वहीं दूसरे राज्य की बात की जाए, पंजाब में केवल 2.9% लोग अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार हैं। पंजाब भी तो देश अपना साथ आजाद हुआ था, पंजाबियों ने भी उतना ही खून बहाया था जितना बिहारियों ने खून बहाया था अपने देश की आजादी के लिए। लेकिन बिहार के नौजवान को मजदूर बनने के लिए मजबूर किसने किया? यहाँ के नेताओं ने। और पंजाब की सरकार ने वहां के नौजवानों के लिए इतनी अवेलेबिलिटी, इतनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर दी
कि आज वहां केवल 2.9% अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि एम्प्लॉयमेंट पे काम करूंगा। आज बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई भी एफडीआई नहीं आता, कोई बड़ी कंपनीज वहां नहीं आती, क्योंकि वहां पे सुरक्षा नहीं है। लोगों को लगता है कि अगर जाएंगे तो जान मार दिया जाएगा, वहां रैंसम है, वहां पे करप्शन है, हर तरह की जो कुरीतियां होती है समाज में वो सारी चीजें हैं। तो हमारी प्रायोरिटीज होंगी कि बिहार को एक नया बिहार बनाया जाए, बिहार को ऐसे पैकेजिंग की जाए, लोगों में विश्वास दिलाया जाए, कॉरपोरेट घरानों में, विदेशों में, कि हमारा बिहार बदल रहा है, आप आए और हमारे बिहार को आगे ले जाने का कार्य करें। अरे हमारे बिहार की तो गरिमा वो रही है कि जब जब इस देश में स्वर्णिम काल आया वो बिहार में आया, जब जब गोल्डन एरा हमारे भारत में आया तो वो बिहार की धरती से आया, वो गुप्ता एम्पायर हो या मौर्यन एम्पायर हो, उन्हीं के दौरान हमारे भारतवर्ष में गोल्डन एरा आया। हमारे बिहार की तो ये धरोहर रही है कि पूरे विश्व को डेमोक्रेसी की अगर कहीं पाठ पढ़ाई गई पूरी दुनिया में पहली बार, तो वैशाली ने सिखाया कि राजनीति क्या होती है और डेमोक्रेसी क्या होती है। लेकिन आज हमारे लिए बिहारी शब्द गाली बन गई है नवीन जी, गाली। और मैं चाहूंगा कि इस गाली को धोने का काम करूंगा। जिस धरती ने राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण को देने का काम करा, आज ये धरती केवल मजदूरें पैदा करती है और ये मजबूरी में ये नौजवान मजदूर बनते हैं। कोई भी माँ पिताजी ये कभी सपना नहीं देखते कि उनका बेटा बड़ा होकर मजदूर बनेगा। आज बिहार के 18 जिले ऐसे हैं जो भारत को सबसे ज्यादा मजदूर देता है। क्या हमारे बिहार की पहचान केवल मजदूर देने की है? मुझे लगता है कि अगर सही व्यक्ति आया, सही व्यक्ति जीत गया, तो इस बार बिहार की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेगी। तो हमारी दूसरी प्राथमिकता एम्प्लॉयमेंट और थर्ड प्राथमिकता जो मैंने बोली इनहांस्ड फार्मिंग। अभी मैं 6 महीने से घूम रहा हूं, लोगों से मैंने पूछा कि कितने किसान ऐसे हैं जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है, कितने किसान ऐसे हैं जिनकी फसलों की बीमा हो रखी है, कितने किसान ऐसे हैं जिन्हें उन्नत किस्म की बीज सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाता है। मगर दुर्भाग्यवश किसी एक किसान ने यह नहीं कहा कि उसके पास किसान क्रेडिट कार्ड है। तो इन सब चीज की व्यवस्था कौन करेगा? इन सब चीज की व्यवस्था मैं करूंगा। और मुझे लगता है कि अगर शिक्षा सुधर जाए, एम्प्लॉयमेंट आ जाए और हमारा कृषक अगर खुशहाल हो जाए, तो बिहार एक नया बिहार जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। एक लास्ट डेटा आपको देना चाहूंगा। जिस जिले से मैं लड़ रहा हूं, नवादा जिला से, 78% वहां के लोग कृषि पे डिपेंड करते हैं। मगर दुर्भाग्यवश उनके पास न खाद होता है, न बीज होता है, न उनके पास किसी तरह की गवर्नमेंट की कोई असिस्टेंस होती है। वो केवल आज भी राम के भरोसे उनकी खेती चल रही कि बारिश होगी तो खेती होगी, उन्हें किसी तरह का सहारा नहीं है। तो मैं अगर जीता तो मैं केवल गोविंदपुर नहीं, पूरे नवादा के किसानों के लिए, पूरे बिहार के किसानों के लिए मैं ये कोशिश करूंगा कि उन्हें अच्छी से अच्छी सुविधा मिले, उनको एग्रोनॉमिस्ट के थ्रू कंसल्टेंसी मिले, कि जिससे उन्हें पता रहे कि कैसे अपनी खेती को उन्नत खेती बनाया जा सकता है। तो ये हमारी 3 प्राथमिकताएं हैं नवीन जी। तो इसमें कई सारे जो हमारे पास सवाल आ रहे हैं, तो जो लोग सवाल भेज रहे हैं मैं उनको बताओ, हम सभी सवालों को लेंगे। इसमें कई सारे सवालों के जवाब आनंद की बातों में ही निकल के आ रहे हैं। जैसे एक सवाल धैर्यकांत का था, जो कि उन्होंने पूछा, बदलते बिहार की बात हम कर रहे थे और खेती से जुड़े भी कई सवाल आए हैं। तो खेती वाले सवाल को आने से पहले मैं धैर्यकांत के सवाल को लेता हूँ और ये नए बिहार की हम बात करते हैं। तो एक तो उन्होंने कहा कि बिहारी वोटर की सबसे बड़ी समस्या क्या है, जिसके ऊपर कि आपने काफी हद तक कई सारी बातें बता दी है। लेकिन नए सोसाइटी की बात है, आपने सोशियोलॉजी पढ़ा है तो आप इस चीज को समझेंगे। अभी जो एक पूरी दुनिया में डाइवर्सिटी और इंक्लूजन की बात हो रही है, जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है, तो यहाँ धैर्यकांत का एक बड़ा वैलिड सा सवाल है कि आपकी पार्टी में कितनी महिलाएं ऑफिस बेरर हैं और कितने दलित आपकी पार्टी से चुनाव करेंगे। और इसके अलावा आपने वैसे तो जवाब दिया ही है बिहारी वोटर की समस्या, लेकिन अगर आपको लगता है कोई और भी आंसर है तो आप वो भी दें। धन्यवाद नवीन जी। और धैर्यकांत जी, मैं फिर से आपको धन्यवाद बोलूंगा कि आपने अपना वक्त निकाला और हमारे लाइव सेशन को आप सुन रहे हैं। धैर्यकांत जी, मैंने शुरू में ही बोला कि आई हैव कम टू डू पॉलिटिक्स इन बिहार नॉट फॉर बेस्ड ऑन कास्ट एंड क्रीड। मैं कभी भी इस पैमाने से कभी टिकट किसी को नहीं दूंगा कि कितने दलित, कितने यादव, कितने भूमियार, कितने राजपूत को टिकट दिया। इन सब चीजों में तो अदर पार्टीज को महारत हासिल है धैर्यकांत जी। वो तो यही काम तो आरजेडी, बीजेपी, जनता दल यू वाले करते हैं। जिस दिन उनका टिकट वितरण होता है
वो उसमें ये गणना की जाती है कि हमने इतने दलित को वोट टिकट दिया, हमने इतने यादवास को, हमने इतने इन लोगों को टिकट दिया। हमारी पार्टी, ये हमारा पहला चुनाव है। इस बार 2025 में जब चुनाव होगा तो हम इस बात की चर्चा नहीं करेंगे कि कितने और अलग अलग समाज के लोगों को टिकट दिया गया। इस बात की चर्चा होगी कि कितने डॉक्टर्स को हमने टिकट दिया, कितने इंजीनियर्स को, कितने साइंटिस्ट को, कितने पॉलिटिकल साइंटिस्ट को और कितने कंसल्टेंट्स को हमने चुनाव में टिकट दिया। क्योंकि जब हमारा सपना है कि बिहार को उन्नत और उन्नत बिहार बनाना है, उन्नत और उत्तम बिहार बनाना है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जाति पाति से उठकर ऐसे लोगों को मौका देना होगा जो कल को जीत कर बिहार को एक स्वर्णिम बिहार बनाने का काम करेंगे। तो मैं कभी भी जाति के नाम पर वोट न मांगूंगा न टिकट दूंगा। आपका दूसरा सवाल था कि कितनी महिला मेरे पार्टी में महिला बियरर हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा धैर्यकांत जी कि हम तो प्रेरणा लेते हैं जयशंकर प्रसाद से। मेरी माता जी भी हिंदी की प्रोफेसर हैं और जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि यत्र नार्यस्ते पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं भगवान का वास होता है। तो हमारी पार्टी की तो ये इथोस एंड एथिक्स है कि महिलाओं को सम्मान मिलना ही चाहिए। मेरी माँ भी प्रोफेसर और मेरी बहन भी यूएस में जॉब करती है, मेरी बहू भी आर्किटेक्ट है और मेरी जो घर में है वो भी जॉब करती हैं। तो मेरी पार्टी में महिलाओं को तो हमेशा सम्मान मिलेगा। हाँ, इस बार मेरी पार्टी शुरू हुई है, अभी नई पार्टी है, अभी हमने पार्टी का विस्तार नहीं किया पूरे बिहार में, लेकिन आने वाले चुनाव में इस पार्टी, आने वाले कल को देखते हुए इस पार्टी का विस्तार जरूर किया जाएगा। और वुमेन एम्पावरमेंट की बात मुझसे अच्छा कौन समझ सकता है। मैं तो उस देश में पढ़ाई किया हूं, फिनलैंड में, जहां कहा जाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट तो फिनलैंड सिखाता है। उससे बढ़िया उदाहरण वुमेन एम्पावरमेंट का तो है ही नहीं। आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैं तो प्रेरणा समा मरियम से लेता हूं। आज फिनलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो 35 साल की हैं और वो दुनिया की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, सना जो हैं। और वो हम जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था उसी कॉलेज की वो एलुमनी भी हैं। तो मैं तो देखता हूं कि अगर महिलाएं आगे आएंगी तो पूरे समाज का विकास होगा। किसी ने कहा है कि एक जब पुरुष पढ़ता है तो वो केवल अपने लिए पढ़ाई करता है, मगर आप महिला को पढ़ाते हैं तो वो पूरे घर को और पूरे समाज को लेकर चलती है। तो धैर्यकांत जी, आप धैर्य रखें, आप अपना धैर्य ना खोएं। और 2025 में जब दोबारा हम लोग लाइव सेशन के माध्यम से जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आधा से ज्यादा हमारी पार्टी में जो बियरर होंगे वो महिलाएं होंगी और पुरुष उनका साथ देंगे। ये बहुत ही एश्योरिंग है कि जब आप इस तरह से बात कर रहे हैं और आप इस चीज को ध्यान दे रहे हैं। और आनंद, मुझे ये उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से मैं आपको जानता हूं और जिस तरह को मैंने आपको काम करते हुए देखा है, मुझे उम्मीद है कि आप इस जेंडर इक्वालिटी के ऊपर पूरी तरह से काम करेंगे। समथिंग जिसके लिए कि बिहार काफी बदनाम है, आप उस इमेज को चेंज करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक आपके जो 3 एजेंडा थे, उस 3 एजेंडा के अंदर जो एक महत्वपूर्ण एजेंडा था उन्नत फार्मिंग का। और इस समय पूरे देश में कृषि को लेके बहुत ज्यादा, जो कृषि के 3 बिल आए हैं उसको लेके बहुत ही ज्यादा बहस चल रही है। लोग इसके पक्ष में हैं, लोग इसके पक्ष में हैं। और मैं अभी छत्तीसगढ़ के एक किसान परिवार से हैं, साइंटिस्ट हैं जो वापस आके किसान खेती कर रहे हैं, समर्थ, उनसे मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा था कि कैसे किसान इसको देखते हैं लाइव के अंदर ही। तो उनका व्यू पॉइंट जो था उसने कई चीजें क्लियर की। लेकिन मैं इसको राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जो किसानों के लिए ये तीनों बिल आए हैं, और बिहार का उदाहरण इसमें बार बार दिया जाता है क्योंकि बिहार में कहा जाता है मंडी सिस्टम नहीं है, या इस तरह का जो सिस्टम जिसको खत्म किया जा रहा है वो नहीं है। तो बिहार में ऑलरेडी ये फेल हो चुका है। तो ये सिर्फ नीतियों का कारण है फेल होने का, या फिर यहाँ पर आपको लगता है कि सरकार, जो केंद्र सरकार जो कर रही है, वो कहीं ना कहीं पूरे देश में भी फेल्योर ला सकती है, जिस तरह की चिंताएं आ रही हैं खेती के क्षेत्र में? और इससे जुड़ा एक सवाल सुधांशु का भी है कि बिहार में चकबंदी की नितांत आवश्यकता है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सुधांशु जी, ये मेरा भी मानना है कि बिहार में चकबंदी होनी चाहिए। इसकी आजादी के बाद इसकी शुरुआत कई राज्यों में हुई, और आप अगर उदाहरण देखेंगे तो हरियाणा, पंजाब, जहां पे चकबंदी कर दी गई थी, आज ये राज्य बहुत उन्नत हो गए। वहां आज उनकी इकोनॉमी जो है
एग्री इकोनॉमी बेस्ड है, वो काफी आगे बढ़ गए। लेकिन हमारे बिहार में जो किसाने हैं उनकी अभी भी वे छोटे छोटे जमीन पे खेती करते हैं। जब चकबंदी नहीं होती है तो आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है खेती करने में, आपको ज्यादा खाद लगाना पड़ता है, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपके ट्रैक्टर से जो आप जुताई करते हैं, एक बार में आप बड़े खेत में खेती ना करके आपके छोटे छोटे टुकड़ों में आपको खेती करनी पड़ती है। तो मैं तो मानता हूं कि बिहार में चकबंदी होनी चाहिए, और जिस दिन ये हो गई मैं मानूंगा कि बिहार के कृषकों की पैदावार बढ़ जाएगी, उनकी फर्टिलाइजर, उनकी फार्मिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और उनकी आमदनी भी बढ़ जाएगी। तो ये इसकी नितांत आवश्यकता है, ये होनी चाहिए। खेती से ही जुड़ा एक और सवाल है। रॉय मुकुंद भारद्वाज ये पूछ रहे हैं कि आपकी पॉलिसी लैंडलेस फार्मर के लिए क्या है, और साथ ही साथ इन्होंने एजुकेशन सिस्टम पे भी सवाल किया है कि एजुकेशन सिस्टम को कैसे चेंज करेंगे। लेकिन एजुकेशन सिस्टम पे मेरे पास और भी सवाल हैं। तो एक सवाल ये आया है कि बिहार में जो हर बार परीक्षा में पेपर आउट होता है, एग्जाम तो हो जाते हैं लेकिन कई साल तक परिणाम नहीं आता है, इस पर आप क्या करेंगे? साथ ही साथ एक सवाल और आया था जिसका आपने जिक्र पहले वैसे किया हुआ है, और ये सवाल था कि शिक्षा और शिक्षकों के प्रति आपकी क्या राय है? तो ये तीन सवाल है, कहीं ना कहीं आपस में मिले जुले हैं, तो इसलिए मैंने एक साथ ही पूछा था कि हम इन तीनों को। मैं सबसे पहले दीपक रंजन जी का सवाल लेता हूं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि नीतीश कुमार जी ने शिक्षा को षड्यंत्र के तहत बर्बाद कर दिया। और मेरे पिताजी का मानना है कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, जो पढ़ गया वो बढ़ गया। आज अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं नवीन जी, तो कहीं इस बात की चर्चा नहीं हो रही है कि मैं किस ब्रांड के कपड़े पहनता हूं, मेरे पास कितने जूते और मेरे पास कितने कपड़े हैं। आपने भी अगर मेरी सराहना की तो इस बात के लिए की कि मैंने पढ़ाई की है, मैं पढ़ लिख कर राजनीति में आया हूं, और मुझे पता है कि समाज तभी तरक्की कर सकता है जब शिक्षा पर सबसे ज्यादा योगदान हो, शिक्षा पर सबसे ज्यादा सरकार का ध्यान हो। तो मैंने इसलिए कहा कि नीतीश कुमार जी ने षड्यंत्र के तहत शिक्षा को बर्बाद कर दिया। उन्होंने हर वो काम किया जिससे शिक्षा बर्बाद हो जाए। ऐसे ऐसे शिक्षकों की बहाली कर दी जिनको कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं आता, तो बर्बाद हो गए। अब अगर वैसे शिक्षकों के भरोसे अगर बच्चे पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि जब 10वीं का एग्जाम होगा, 12वीं का एग्जाम होगा, तो वो लिखेंगे क्या? तो जब वो लिख नहीं पाएंगे तो नीतीश कुमार मैनेज्ड वे में चोरी करवाते हैं जिससे कि बच्चे पास कर जाएं। ये उनकी सरकार की मिली भगत होती है कि खुलकर चोरी हो, बच्चे पास कर जाएं। अगर सारे बच्चे फेल कर जाएंगे तो सरकार पे उंगली उठने लगेगी कि ऐसी क्या बात हुई कि आपके बच्चे फेल कर गए। तो ये सरकार की मिलीजुली भगत है कि स्कूलों में बच्चों को चोरी करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। कई ऐसे दलाल हैं जो पैसे लेते हैं कि आपके बच्चे को अगर फर्स्ट करवाना है तो हम करवा देंगे। आपको मुजफ्फरपुर का वो केस याद होगा, जो एक लड़की टॉप कर गई थी और वो कह रही थी कि होम साइंस को पॉलिटिकल साइंस, मुझे याद नहीं है, वो होम साइंस को पॉलिटिकल साइंस बता रही थी। तो वो बच्ची, इसमें मैं उस बच्ची का दोष नहीं दूंगा, इसमें मैं सरकार पर दोष मढ़ता हूं। उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि अगर आप थोड़ा सा पैसा खर्च करेंगे तो टॉप भी कर सकते हैं। तो ये जो पेपर लीक होते हैं, चोरी होती है, ये तो हमारे विधायक, ये हमारे अमेरिका और इंग्लैंड में भी तो एग्जाम होता है। मैं जहां पे पढ़ाई कर रहा था अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड में, मुझे तो कभी कोई पेपर आउट नहीं हुआ, मुझे तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी कोई क्वेश्चन आउट हुआ हो। क्या वहां पे सरकारें नहीं है? क्या वहां लोग वोट नहीं करते हैं? वोट वहां भी करते हैं, सरकारें वहां पर भी है। लेकिन the British government, they are very serious for their education. They know that education is the basic foundation for the development of society. और हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो जानते हैं कि अगर शिक्षा को बर्बाद कर दिया जाए तभी तो लोग उनके लिए जिंदाबाद करेंगे। मैं पूछता हूं कि नीतीश कुमार जी की जिंदाबाद आप क्यों करते हैं? लोग उन्हें सुशासन बाबू कहते हैं, लेकिन मुझे तो शर्म आता है, उन्होंने 15 साल में तो पूरे बिहार में कुशासन फैला दिया। शिक्षा का स्तर गिर गया, न कहीं रोड है, न कहीं हमारा एम्प्लॉयमेंट रेशियो 10% बढ़ गया है। पिछले 15 साल में अनएम्प्लॉयमेंट लोगों की दर जो है 10% बढ़ गई। यहां पर गरीबी रेखा से लोग नीचे चले गए, 33% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। तो किस चीज का सुशासन? तो मैं नवीन जी केवल यही बोलूंगा कि चोरी, पेपर लीक होना, एग्जाम कैंसिल करना, ये सरकार की चाहत है, उनकी मिलीभगत है। फिर से मैं बोलूंगा, जिस दिन राजनीतिक चेतना दल की सरकार बनी तो हमने तो बोला कि हमारी ये प्राथमिकता होगी
उत्तम शिक्षा। हम सबसे ज्यादा इस चीज पर ध्यान देंगे कि बच्चों की शिक्षा अच्छी कैसे हो, ढंग से उनका एग्जाम लिया जाए, जिससे कि कल को वो नौजवान पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन सकता है, ना कि नीतीश कुमार की शिक्षा के काल में वो केवल मजदूर बनता है। ये हमारी कोशिश होगी। इस बात से मैं काफी सहमत हूं कि सरकारों ने शिक्षा को के ऊपर उस तरह से काम नहीं किया। कहीं न कहीं हिंदुस्तान में ये एक दिक्कत रही कि उनको शिक्षा उतनी ही दी जाए कि वो सरकारों के पीछे चलते रहें। और मेरा खुद का निजी मानना है, बहुत बार ये बात होती है, मुझे लगता है कि सरकार को जो 2 एरिया है सरकार को, जिसको हमेशा अपने हाथ में रखना चाहिए पूरी तरह से, उसमें प्राइवेटाइजेशन तो बिल्कुल भी ना हो। सबसे पहला है शिक्षा और दूसरा है स्वास्थ्य। ये दोनों क्षेत्र जो है, ये किसी भी राष्ट्र के लिए स्वस्थ नागरिक और शिक्षित नागरिक, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता। और सरकार बाकी चीजें सब छोड़ दे, लेकिन ये 2 चीजें जो है, ये 2 चीजें सरकार को पूरी तरह से अपने हाथ में रखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें आपकी सरकार आए और आपकी पार्टी और आगे बढ़े, तो हमें ये इसका चांस मिले इसके बारे में बात करने का। एक क्वेश्चन और है, जो है महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर। तो इस पे आपका क्या कहना है? और साथ में प्रवीण जी कह रहे हैं कि पार्टी इनको ज्वाइन करनी है, तो ये बताइए पार्टी कैसे ज्वाइन करेंगे प्रवीण? प्रवीण जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं एक लिंक भेज दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं तो चाहूंगा कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो इस चुनाव में भी आए। हर 5 साल के बाद बिहार के नौजवानों को यह मौका मिलता है कि सरकार को बदल सकते हैं। हम चुनाव वाले दिन, जिस दिन हमारा वोट होता है, इलेक्शन होता है, हम वो छुट्टियां मनाने मनाली और रोहतांग पास चले जाते हैं। मेरे दोस्त, मैं चाहूंगा कि जितने भी बिहार के नौजवान सुन रहे हैं मेरी बातों को, इस बार चुनाव में आए और मतदान करें। सरकार तो आपके मतदान से बन ही जाएगी, लेकिन आपको आना होगा। दूसरा, मैं एक सवाल आपका लेना चाहूंगा नवीन जी, जो आपने बोला, क्या आपका सवाल था नवीन जी? कि एक तो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में था, दूसरा मैं हेल्थ सेगमेंट की बात कर रहा था। और इसी बीच में एक कमेंट और आ गया है आनंद, उसको भी मैं यहाँ सामने दिखाता हूँ कि जब शिक्षा, हालांकि आपने इसके बारे में बात की है, लेकिन ये कमेंट जो है मुझे लगता है कि एक वोटर की हताशा को दिखाता है। इनका ये कहना है कि जब शिक्षा, इलाज और रोजगार के लिए बाहर ही जाना है, तो ये बताइए बिहार में सरकार क्यों बनाना है? ये सवाल जो है, ये सवाल पूछा आपसे गया, लेकिन मुझे लगता है कि सवाल हमारे पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर है कि अगर नागरिक को ये फीलिंग आने लग जाए कि मैं इस सरकार के लिए काम ही क्यों कर रहा हूँ, क्यों इस सरकार को वोट दे रहा हूँ, जो कि सिर्फ इसलिए बनी है ताकि हम यहाँ से बाहर चले जाए। तो आपने खैर काफी हद तक अपने पिछले सवाल के जवाब में इसकी बात की थी, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कुछ ऐड करना हो। मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा, और मुझे लगता है कि मेरे इस आंसर से कई क्वेश्चन आंसर्ड हो जाएंगे, सवाल का जवाब दिया जा सकता है। अभी बिहार सरकार का डेटा बताता है, अभी बिहार में वर्तमान में 243 एमएलएज हैं जो बिहार विधानसभा में जीत कर आए हैं। बिहार सरकार का डेटा बताता है कि उस 243 एमएलएज में 50% विधायक ऐसे हैं जिन पर संगीन आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिन पर बलात्कार, चोरी, डकैती, ऐसे ऐसे केस दर्ज हैं। 50% विधायक ऐसे हैं। 93 विधायक ऐसे हैं बिहार विधानसभा में जिन्होंने केवल 5वीं से 12वीं तक की पढ़ाई की है नवीन जी। तो किसी ने जो वो महिला सुरक्षा की बात की थी, जब 50% विधायक जो कानून बनाते हैं अगर खुद अपराधी रहेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी माएं और बहनें कितनी सुरक्षित होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि राजनीति में पढ़े लिखों को आना होगा। आपको थोड़ी कष्ट करनी होगी, थोड़ी आपको मेहनत करनी होगी, लेकिन राजनीति में पढ़े लिखे लोग जब तक नहीं आएंगे तो राजनीति में सुधार नहीं हो सकता। मुझे एक फिल्म का गाना याद आता है, लावारिस फिल्म का नवीन जी, जहां श्री अमिताभ बच्चन जी गा रहे हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अरे ये तो वो आंगन है, राजनीति का ये आंगन तो वो आंगन है जिसमें पाक साफ लोगों को आना चाहिए, जिसमें गुरुओं को आना चाहिए, डॉक्टर, इंजीनियर्स को आना चाहिए, जिनके पास एक विजन है, मैंडेट है, जिनके पास एक विजन है, प्लान है, मैनिफेस्टो है कि बिहार को उन्नत और उत्तम बिहार कैसे बनाए। ये अपराधी आके करेंगे तो क्या? ये अपराधी तो राजनीति में राजनीति का अपराधीकरण करने आते हैं। उसके आड़ में वो तो केवल अपने जितने गोरख धंधे हैं वो चलाते हैं, माताओं बहनों की आबरू को लूटने का काम करते हैं, बच्चों की शिक्षा को खत्म करने का काम करते हैं, महिलाओं की स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरीके से नष्ट करने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि शिक्षित बिहार जब होगा तभी हमारा जो बिहार है वो आगे बढ़ेगा। जब पढ़े लिखे एमएलएज बनेंगे, विधायक बनेंगे, एमपी बनेंगे,
तभी महिलाओं को भी सुरक्षा मिलेगी, बिहार में फैक्ट्रीज भी आएंगी, शिक्षा में भी सुधार होगा और सारे मानदंड पर, सारे पैमाने पे, सारे पैरामीटर्स पे हमारा बिहार आगे बढ़ सकता है। तो शिक्षा हमारे हर मजबूरी, परेशानी के जड़ में है। इस बात से हम दोनों पूरी तरह सहमत हैं और मुझे यही चीज बड़ी अच्छी लग रही है कि हम एक ऐसे मुद्दे की बात कर रहे हैं जो कि वाकई इस देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। और मुकेश का जो सवाल था कि सरकार ही क्यों बनाए, उस सवाल के साथ ही जो दूसरा सवाल आदित्य का है कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द वोटर्स ऑफ बिहार, ये उसी सवाल से जुड़ा हुआ है कि अगर वोटर को, चलिए सरकार से अभी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन वोटर को फिर आपको क्यों लगता है, वोटर एक तरफ की शिकायत तो सरकार से कर रहा है, लेकिन वोटर खुद ऐसा क्या करे कि भाई सरकारें जो है मजबूर रहे उनके लिए काम करने को। आदित्य कुमार जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक्स फॉर पुटिंग दिस क्वेश्चन and sparing your time on Sunday. So I really appreciate, and I would love to answer this question, that what are your expectations from voters of Bihar? I can only expect from the voters of Bihar that they should cast their vote for educated and enlightened candidates. They should not compromise on the ground of caste, creed, and on any other grounds. When the candidates will realize that voters have become aware, वो तभी जाके ऐसे ऐसे लोगों को कैंडिडेट पार्टीज बनाएंगी जिस दिन उन्हें पता चल जाएगा कि जनता जाग गई है, जनता जो है अब पढ़े लिखे लोगों को वोट करेगी। मैं आपसे एक चीज बताऊंगा कि अगर मैं अपने गोविंदपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं तो आज कम से कम ये चर्चा तो है वहां पर कि सबसे पढ़ा लिखा कैंडिडेट अगर कोई है तो आनंद प्रियदेव है, और भी कई लोग चुनावी दंगल में हैं, किसी ने 5वीं पास की है, किसी ने 12वीं पास की है, किसी ने मगध यूनिवर्सिटी से चोरी से जाके बीए तक की पढ़ाई ली है। तो कम से कम जितने नौजवान हैं हमारे गोविंदपुर के, हमारे नवादा के और पूरे बिहार के, वो इस बात को समझ रहे हैं, वो आज पुष्पम प्रिया जी हो, वो अरविंद केजरीवाल जी हो या आनंद प्रियदेव हो, वो इस बात को समझ रहे हैं कि जब तक ऐसे पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे उनका विकास नहीं हो सकता। तो मैं अपने सारे वोटर से ये अपील करना चाहूंगा कि इस बार आप चुनाव में, इस बार के चुनाव में आप जाति पाति पे ना बटें और एक पढ़े लिखे उम्मीदवार को वोट करें, जिताने का काम करें। एक पंक्ति है, हिंदी के एक बहुत बड़े कवि हुए, उन्होंने कहा कि पीर पर्वत सी हो गई है, पीर पर्वत सी हो गई है, अब पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से भी अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे दोस्तों, इस हिमालय से भी अब कोई गंगा निकलनी चाहिए, और इस हिमालय से गंगा जनता ही निकाल सकती है। मेरे जैसे कुछ पढ़े लिखे नौजवान हिम्मत तो करते हैं, मगर अगर जनता साथ नहीं देगी, अगर आप मेरे हाथ को मजबूत करने का काम नहीं करेंगे, तो इस हिमालय से तो गंगा कभी नहीं निकल सकती है। उसके बाद कवि क्या कहते हैं कि आज ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी। मैंने तो कोशिश की और ये राजनीति रूपी दीवार को, जो पर्दे हैं उन्हें मैंने हिला दिया। गोविंदपुर में, नवादा में लोगों को एहसास हो गया कि यहाँ पे बदलाव होना चाहिए। तो कवि क्या कहते हैं कि आज ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी, मगर शर्त यह थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, बुनियाद हिलनी चाहिए, और वो बुनियाद जनता हिला सकती है। मेरे दोस्त, जनता हिला सकती है। आप अपने एक वोट से चाहें तो इन भ्रष्टाचारियों, घूसखोरियों, कमीशनखोर नेताओं को हटा सकते हैं और उनकी बुनियाद को जड़ से उखाड़ फेंक सकते हैं। मेरे दोस्त, बहुत सही बात कही आपने, और यही चीज हम अगर पिछला एक कमेंट याद करें एकता सिन्हा का, एकता भी यही कह रही थी कि हम लोग उन्हीं पार्टियों को फिर से वोट देते हैं कोसने के बाद, और जब कोई पढ़ा लिखा कैंडिडेट आता है तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं उसका साथ देने की जगह। और आनंद भी वही बात कह रहे हैं कि हमें अगर हम चेंज को चाहिए तो चेंज लाने का काम हमारा है। इलेक्टोरल सिस्टम में नेता को जो है चुनने का काम तो हमारा ही है, उसका दोष हम नेताओं पे नहीं दे सकते। अगर हम एक पढ़े लिखे कैंडिडेट को सिर्फ इसलिए वोट नहीं देते कि जीत नहीं पाएगा, तो फिर आप वो स्कोप ही खत्म कर दे रहे हैं। ये हमारे हाथ में है। अच्छा, मुझे इस चीज से ध्यान आया, अभी आनंद की हम बात करते हैं पूरा पॉलिसी लेवल के ऊपर, और करने की एक वजह ये भी थी क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र के नेता के रूप में नहीं देख रहा हूं, मैं भविष्य में आपको बिहार के बड़े नेता के रूप में देख रहा हूं, तो इसलिए मैं ओवरऑल पॉलिसी की बात कर रहा था। लेकिन सत्यम ने एक क्वेश्चन पूछा है जो कि सिर्फ आपके विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा है कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोकल मुद्दे क्या है। सत्यम जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये बोलूंगा कि मेरी लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसका जो मुद्दा है वही पूरे बिहार का मुद्दा है।
ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी को अनोखी बनाती है, और वो मुद्दा मधुबनी का नहीं है, सीतामढ़ी का नहीं है, और दरभंगा और मोतिहारी का नहीं है। हर वो मुद्दा जो है वही मुद्दा हमारे नवादा का है। जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे नवादा की, कि वहां सबसे पहले तो जितने भी नेता हैं वो भ्रष्ट हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस इलेक्टोरल सिस्टम जो आपने बोला नवीन जी, उसको बदलने की। तो अगले 5 साल में वहां पढ़े लिखे नेता आएंगे जो बिहार और नवादा के लिए कुछ आप काम करेंगे, उसकी उन्नति में योगदान करेंगे। दूसरी समस्या वहां पर है, नवादा में एक भी कल कारखाना नहीं है, एक झाड़ू बनाने की फैक्ट्री नहीं है नवीन जी। और मैं एक आपको बताता हूं डेटा, अभी जो गोविंदपुर से जो परिवार जीत रहा है, पिछले 51 साल से वो गोविंदपुर पे राज कर रहे हैं, 51 साल, लेकिन उन्होंने एक झाड़ू बनाने और सुई बनाने तक की फैक्ट्री नहीं डाली। उनका मानना है कि यहां से मेरा रसीद कटा हुआ है, मेरा केवाला है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि जनता जिस दिन जाग जाएगी उनका रसीद भी कैंसिल होगा और केवाला भी बेदखल हो जाएगा। तो हमारी तीसरी समस्या है शिक्षा की। सारे स्कूल में, अगर आप मेरे फेसबुक पोस्ट पर जाएंगे तो हर दिन मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूं, हर स्कूल की न बाउंड्री है, न स्कूल है, न बैठने के लिए बच्चों के लिए कोई क्लास है, न बोर्ड है। मतलब कि स्कूल कहने को तो स्कूल है, मगर वो लगता है कि मौर्य काल का वो कोई खंडहर है। वहां बच्चे केवल भोजन लेने के लिए आते हैं, मिड डे मील के लिए आते हैं, मगर वहां पढ़ाई नहीं होती है। तो हमारी समस्या, अगर हमारी नवादा की समस्या को देखा जाए तो शिक्षा का विकास करना होगा, वहां बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी होगी, वहां पे किसानों के लिए, क्योंकि मैंने कहा कि 78% जो हमारा किसान है वो खेती पे डिपेंडेंट है, उनके लिए करना होगा। और चौथी प्राथमिकता जो है, ये जो राजनीति में भ्रष्टाचार फैल गया है, उन भ्रष्टाचारियों को राजनीति से उखाड़ कर फेंकने की प्राथमिकता होगी। नवादा से जुड़ा एक सवाल मेडिकल मैनेजमेंट का भी अभिषेक ने पूछा था कि मेडिकल मैनेजमेंट जो है नवादा में बहुत बुरा है। साथ ही दीपक एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे हैं, और ये चीज मेरे लिए भी नया है कि नवादा की स्थिति खराब है लेकिन नवादा के बगल में नालंदा बहुत विकसित है, तो ऐसा कैसे हुआ? एक तो मुझे जो समझ में आता है वो तो ये लगता है कि नालंदा का वो हिस्टोरिकल जो एक बन गया, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, तो शायद गवर्नमेंट को कहीं लगा कि हमें ये काम करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा क्या कोई और भी कारण है जो आप देखते हैं कि नालंदा रहा, आगे बढ़ा, लेकिन नवादा रह गया है? इसकी बहुत जो आपने कहा, आपने हिस्ट्री से उसे कोरिलेट करने की कोशिश की कि नालंदा का अपना एक इतिहास रहा है। दुनिया की जो सबसे अच्छी और सबसे पहले यूनिवर्सिटी, नवीन जी मैं आपको बताना चाहूंगा, कई बिहारियों को बोलने में शर्म आती है कि मैं बिहारी हूं, और मैं गर्व से कहता हूं कि हाँ मैं बिहारी हूं। उस धरती से आता हूं जिसने दुनिया को पहली यूनिवर्सिटी दी। उस यूनिवर्सिटी का नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसको बाहर के आक्रमणकारियों ने तोड़ने का काम किया और आग लगाने का काम किया था। तो नालंदा की तो एक पहचान है, मगर उसके विकास करने की सबसे बड़ी वजह यह हुई कि वहां का मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। उन्होंने पूरे बिहार की जितनी भी योजनाएं थी उसे नालंदा तक सीमित कर दिया, और वो योजनाएं, वो विकास जो नवादा 35 किलोमीटर दूर है केवल नालंदा से, वो विकास की गंगा नवादा तक नहीं पहुंच पाई। अभी का तुरंत एक आपको डेटा देता हूं। अभी बिहार में 58,000 सिपाहियों की भर्ती का एग्जाम रिजल्ट आया है। 58,000 बच्चों का रिटन पास हो गया। उस 58,000 में से 28,000 जो रिजल्ट है वो केवल नालंदा जिला से है। तो ऐसा क्या हुआ कि 50% ऑफ द कैंडिडेट्स आर ओनली फ्रॉम नालंदा एंड रेस्ट आर फ्रॉम होल बिहार। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं नालंदा और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्क्रिमिनेट किया नीतीश कुमार जी ने। ही हैज क्लियरली डिस्क्रिमिनेटेड ऑल अदर डिस्ट्रिक्ट्स इन फ्रंट ऑफ नालंदा। उन्होंने केवल नालंदा को ही उन्नत बनाने की कोशिश की। और उनके बगल का जो जिला है गया, अभी भारत सरकार का एक सर्वे आया है नवीन जी, गया को भारत का सबसे गंदा शहर माना गया है। अभी उस सर्वे में निकल कर आया कि जितने भी छोटे शहर हैं उसमें सबसे गंदा अगर कोई छोटा शहर है तो वो गया है। जबकि गया की एक पहचान थी, वो गया जहां पे भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, और ज्ञान प्राप्त करके पूरी दुनिया को उन्होंने ज्ञान देने का काम किया, ज्ञान की अलख जगाई। वो गया आज भारत का सबसे गंदा छोटा शहर है। तो ये नीतीश कुमार, इसलिए मैं कहता हूं ये सुशासन बाबू नहीं है, ये कुशासन बाबू है। और आपको जानकर शर्म आएगी
नवीन जी और मेरे जितने बिहार के भाई बहनों दोस्त सुन रहे हैं, पटना जो शहर है भारत का सबसे गंदा शहर माना गया है। भारत के भी 10 सबसे गंदे शहरों में पटना नंबर 1 पर है। तो ये किस तरह की राजनीति करते हैं? अपने कैपिटल, अपनी राजधानी को तो वो साफ नहीं कर सके और वो कहते हैं मैं सुशासन बाबू हूं। मैं भारत के करीब करीब हर राज्य में गया, हर राज्यों की राजधानी गया, लेकिन आपने भी ऐसी राजधानी कहीं नहीं देखी होगी नवीन जी जो इतनी गंदी हो। तो मैं दीपक जी के सवाल को फिर से जवाब दूंगा कि नालंदा का मुख्यमंत्री था इसलिए नालंदा विकास कर गया। और मैंने अपने चुनावी भाषण में लोगों को कहा है, हर बार कहा है कि हमने जो ये पार्टी बनाई, इस बार तो विधायक की लड़ाई है हमारी, लेकिन 2025 में जब बिहार में दोबारा चुनाव होगा तो आप देखेंगे आपका ये भाई, आपका ये दोस्त बिहार की राजनीति का सबसे चमचमाता सितारा होगा और 2025 की चुनाव का जो मुख्यमंत्री की दौड़ होगी उसमें सबसे आगे मैं रहूंगा। मेरा यह मानना है कि जब नालंदा का बेटा मुख्यमंत्री हो सकता है तो नवादा का बेटा क्यों नहीं हो सकता है। और आने वाला पल ये बताएगा कि राजनीतिक चेतना दल का कैंडिडेट बिहार की सत्ता पे, कुर्सी पे काबिज भी होगा और बिहार को एक नई दशा और दिशा देगा। मेरे दोस्त, मैं बिल्कुल ये उम्मीद कर रहा हूं कि हम जो है आने वाले समय में आपको बिहार के सबसे बड़े नेता के रूप में देखेंगे। और बड़ा इंटरेस्टिंग था वो नालंदा का मुख्यमंत्री, मुझे लगता है कई बार वैसा ही है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे, वो नालंदा के मुख्यमंत्री रहे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आनंद, आप आए, हमारे साथ जुड़े और आपने समय दिया। और मैं बहुत शुभकामनाएं आपको सिर्फ न सिर्फ इस चुनाव के लिए बल्कि आगे के लिए भी, कि मैं चाहता हूं आप ये चुनाव जीतें, आगे आप बिहार में आप जैसे पढ़े लिखे और लोगों को लेके आए। और बिहार में जो है एक, जो बिहार की इमेज थी, बिहार जिसने कि हमेशा देश को दिशा दिखाई है, वो दिशा दिखाने वाला राज्य बिहार एक बार फिर बने। और आप जाएं उससे पहले सिर्फ एक मैं कमेंट यहाँ आपसे चाहूंगा, जो पीयूष पूछ रहे हैं कि सर से समथिंग फॉर यंग मैन लाइक अस हु डिस्पाइट डूइंग वेल एजुकेटेड। तो ये पढ़े लिखे, अच्छा, तो ये पढ़े लिखे विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं जो कि बिहार में पढ़े लिखे हैं लेकिन अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इनके लिए आप एक संदेश दें और उसके बाद फिर हम इस लाइव को खत्म करते हैं। धन्यवाद नवीन जी, और पीयूष जी का भी धन्यवाद जो उन्होंने ये सवाल किया। मैं इतना कह सकता हूं कि अगर आप मेरी चुनावी बातों को सुनेंगे तो हमने 3 मुद्दे उठाए कि मैं एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड इनहैंस्ड फार्मिंग की बात करूंगा। तो जो पढ़ा लिखा जो नौजवान है उसके लिए रोजगार के अवसर कौन पैदा करेगा? रोजगार के अवसर कोई पढ़ा लिखा विधायक और एमपी ही कर सकता है, मुख्यमंत्री कर सकता है। हमारी ये कोशिश रहेगी, जो मैं शुरू से बोल रहा हूं, कि हमारा बिहार उन्नत बिहार और उत्तम बिहार बनेगा। इसके लिए यहाँ पे फैक्ट्रीज बनाई जाएंगी, हमारे नौजवानों के लिए विश्व स्तर की यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगी। अगर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड और इटली में जाके पढ़ाई की तो वैसे यूनिवर्सिटीज को बिहार में बनाया जाएगा कि हमारे बच्चों को बाहर पढ़ाई के लिए नहीं जाना होगा, हमारे नौजवानों को बाहर रोजगार के लिए नहीं जाना होगा, यहीं पे उन्हें रोजगार दिया जाएगा, वहीं पे रोजगार का सृजन किया जाएगा। आज बिहार की जो भूमि है वहां पे टूरिज्म की कितनी अपॉर्चुनिटीज है, इतने बड़े बड़े टूरिज्म सेक्टर हैं, स्पॉट्स हैं, लेकिन भारत की सरकार ने तो कोशिश की, लेकिन हमारे बिहार सरकार ने एक बार भी नहीं कोशिश की गई कि टूरिज्म को एज ए इंडस्ट्री के रूप में डेवलप किया जाए। आपको पता है नवीन जी, अगर टूरिज्म बढ़ता है, अगर वो एक्सपैंड करता है तो हजारों हजार लोगों को रोजगार मिलता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, क्योंकि मैं रहा हूं, मैंने दुनिया घूमी है। दुनिया का, फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, कहा जाता है कि पेरिस में दुनिया के सबसे ज्यादा टूरिस्ट एक महीने में आते हैं। करीब 90 लाख लोग हर महीने वहां पर आते हैं। तो जब इतने सारे लोग एक जगह पर आएंगे तो आप ढूंढ सकते हैं, डेटा वो बताता है कि वहां पे होटल्स बनेंगी, टैक्सीज आएंगी, फ्लाइट्स आएंगी, एयरपोर्ट बनेंगे, रिजॉर्ट्स बनेंगे, कितनी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो इनके बारे में कौन सोचेगा? और मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं, हो सकता आपको नहीं पता होगा, मैं जिस जिला से आता हूं नवादा, वहां बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ककोलत जलप्रपात। इतना मनोरम दृश्य वो वहां पर पैदा करता है, इतना बड़ा जलप्रपात नहीं है, लेकिन टूरिज्म के नाम पर वहां एक पान की दुकान नहीं है नवीन जी। इतने ऊपर से पानी गिरता है, इतना मनोरम झरना है कि मैंने इतना अच्छा झरना दुनिया के कई देशों में नहीं देखा। लेकिन अगर सरकार थोड़ी भी सीरियस होती तो उसे टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप करते, कई नौजवानों को रोजगार मिलता। तो मैं पीयूष जी को केवल ये बोलूंगा कि इस बार आप लोग हमारा साथ दें, मेरे हाथ को मजबूत करें। आने वाला कल हमारा है। भारत एक नौजवान देश है पीयूष जी,
भारत की 50% जनसंख्या जो है उसकी उम्र 50 साल से कम है, 25 साल से कम है। तो जब नौजवान है, हमारा देश नौजवान है, नवयुवकों का देश है, तो इन नवयुवकों को क्या चाहिए? इन नवयुवकों को केवल शिक्षा और रोजगार चाहिए। और मेरे दोस्तों, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं लाइव, आनंद प्रिय देव और राजनीतिक चेतना दल हर दिन ये प्रयास करेगा कि हमारे नौजवान भाइयों को रोजगार मिले, बच्चों को शिक्षा मिले और माताओं और बहनों को उत्तम स्वास्थ्य की सुविधा मिले। अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं एक शायरी गुनगुनाऊंगा। ये मेरे गुरुजी थे, वो कहते थे कि हौसलों की असली उड़ान अभी बाकी है, हौसलों की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो मैंने नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान में बाकी है मेरे दोस्तों, सारा आसमान बाकी है। तो मेरे जितने भी दोस्त, नवीन जी और मेरे जितने दोस्त मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चुनाव में आए, ज्यादा से ज्यादा मुझे वोट करें और एक बिहार में भी एक इतिहास बनाने का काम करें कि जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आया तो लोगों ने उसे हाथों हाथ उठाने का काम किया। धन्यवाद नवीन जी। बहुत धन्यवाद आनंद। और टूरिज्म वाली बात आपने बहुत सही की। मैं मेरे बेटे के साथ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, लेकिन बिहार को जो है मैंने देखा ही नहीं था, तो मैं अपने बेटे के साथ एक पूरी रोड ट्रिप मैंने की थी, जिसमें कि नालंदा, गया, राजगीर, इन सब इलाकों को मैंने देखा। और मुझे लगता है कि जयपुर, क्योंकि मैं पढ़ा बढ़ा जयपुर में हूँ, जयपुर में होने से मैं टूरिज्म के इम्पैक्ट को समझ सकता हूँ, किस तरह से वो इम्पैक्ट है। लेकिन बिहार में मुझे लगा इतना कुछ होने के बावजूद, जहां धार्मिक भी, शायद धार्मिक आस्थाओं की वजह से वहां लोग आ जाते हैं, वरना जैसी व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं पे जाने की हिम्मत नहीं होती। रोपवे जब मैंने लिया था बुद्ध स्तूप पे ऊपर जाने के लिए, तो मैं उसमें बैठे हुए डर रहा था, क्योंकि वो जो जिन कुर्सियों पर बैठा था टूटी हुई थी कुर्सियां, वो मैंने ऊपर जाकर कहीं मैं गिर ना जाऊं। तो ऐसी बेसिक बेसिक चीजें मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से बहुत सी चीजें नहीं हो पाई जो कि होनी चाहिए थी। और एक सवाल आनंद ने बहुत पहले कहा था कि 15 साल पहले लालू ने क्या किया और अब क्या हो रहा है। जो उन्होंने किया उसकी सजा उन्हें मिली, 17 से 15 साल से बाहर है। और यही बात अभी केंद्र के बारे में भी हमेशा होती है कि 70 साल उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, इसीलिए नई सरकार आई थी। 5 साल दे दिया गया, अब दूसरी सरकार है, तो आप अब अपनी सरकारों से सवाल करिए जो आज हैं, जिनको आपने चुना है इसलिए क्योंकि जो पहले काम नहीं हुआ था। और अगर वो नहीं कर सकते तो उनके साथ हमारा कोई मोह रखने का नहीं है, उनको उखाड़ के फेंकिए। नए युवाओं को मौका दीजिए, पढ़े लिखे लोगों को मौका दीजिए जो कि समस्या को समझते, जो आपको समझते हैं। आनंद जैसे लोगों को चांस दीजिए जो कि यहाँ पर आपके इशू को समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, इस एरिया, आपके एरिया को अच्छे से जानते हैं। इनके पास एक विजन है, एक क्लैरिटी है। तो बिहार को एक बार फिर से ताकतवर बनाने के लिए, समर्थ बनाने के लिए हम युवा नेताओं को जिताने का यहाँ पे प्रण लेते हैं सभी लोग। और आनंद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप चुनाव जीते, उसके बाद हम एक बार फिर बात करेंगे इस तरह यहाँ पे लोगों से, और फिर हम नई चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने जितनी भी जनता, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, जाते जाते केवल एक बात बोलूंगा कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो मेरे दोस्तों। तो नीतीश कुमार जी कभी नदी थे, उन्होंने काम करने की कोशिश की, शुरुआत तो की थी, मगर अंतिम आते आते उनका काम सुशासन से कुशासन में बदल गया। तो अब नदी की जगह हमें समुंदर की तलाश करनी होगी, जो अपने करवटों को, अपने धाराओं से बिहार की जितनी गंदगी है उसे बहाकर फिर से समुद्र में ले जाए और अपने बिहार को फिर से एक उन्नत बिहार बनाए। हमारा सपना यही है कि ये जो बिहारी शब्द है इसको फिर से गौरवान्वित करनी है। हमारा सपना यही है कि बिहार हमारा उन्नत और उत्तम बिहार बने। तो इसमें अपने सभी नौजवानों का मुझे सहयोग चाहिए। और नवीन जी, फिर दोबारा बात होगी, इस तरीके से ये माध्यम हमारा चलता रहेगा। बहुत बहुत नवीन जी आपको धन्यवाद, आपने अपनी छुट्टियों वाले दिन अपना वक्त निकाला। मुझे पता है आपका एक बिजी स्केड्यूल रहता है। और मेरे जितने भी दोस्त मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आप लोगों की परिचय नवीन जी से भी कराना चाहूंगा। इन्होंने मेरा परिचय तो करा दिया, लेकिन नवीन हमारे दोस्त भी रह चुके हैं, हम लोगों ने साथ MBA की पढ़ाई की थी, मगर आज इनकी अपनी एक पहचान है। इन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिखी, जनता स्टोर नाम से, और आज बिहार नहीं पूरे भारत की वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट सेलिंग बुक्स में इसकी चर्चा होती है। भारत में कहीं पर भी हिंदी सम्मेलन हो तो इसमें उन्हें बुलाया जाता है। और मैं इन्हें शुभकामना देता हूं दूसरी पुस्तक जिस पर वो कार्य कर रहे हैं, कि आपकी दूसरी पुस्तक भी इसी तरीके से नौजवानों को एक मार्गदर्शन दिखाने का काम करे और हम लोग मिलकर इसी तरीके से अपने बिहार को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद नवीन जी। थैंक यू।